नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस स्टॉक मार्केट रिसर्च सीरीज में। इस सीरीज में हम स्टॉक मार्केट रिसर्च से जुड़े हुए सभी पैरामीटर्स पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच यूज़ की जाती हैं सही स्टॉक के सिलेक्शन के लिए। ये दो वे हैं जिसके थ्रू स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहला टॉप डाउन अप्रोच को समझ लेते हैं। टॉप डाउन अप्रोच जनरली हमें बताता है कि किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली में जब टॉप डाउन अप्रोच को आप फॉलो करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप ग्लोबल इकोनॉमी को एनालाइज करें। ग्लोबल इकोनॉमी को एनालाइज करने के बाद आपको ये देखना होता है कि कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जो आपको आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ और रिटर्न्स दे पाए। जब आप अपनी इकोनॉमी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि उस इकोनॉमी के अंदर ऐसा कौन सा सेक्टर है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो टोटल इकोनॉमी को आउट परफॉर्म करने वाली है। जब आप इकोनॉमी को चेक कर चुके हैं, उसके बाद आप इंडस्ट्री को भी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि अब आपको उस इंडस्ट्री के अंदर आने वाली सभी कंपनीज को एनालाइज करना है और आपको डिसाइड करना है कि उन कंपनीज में से कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो उस सेक्टर को आउट परफॉर्म करने वाली है। तो ये थी हमारी टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले आपने एनालाइज किया इकोनॉमी को। इकोनॉमी एनालाइज करने के बाद आपने देखा कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है। सभी सेक्टर्स को एनालाइज किया, उसमें से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को पिक किया। उस आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को पिक करने के बाद उस सेक्टर की सभी कंपनीज को आपने सिलेक्ट किया, उन सभी कंपनीज को एनालाइज किया। उनको एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे कि उनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। जो कंपनी आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगी वो कंपनी आप पिक करते हैं। तो ये था टॉप डाउन अप्रोच। अब बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच की। तो बॉटम अप अप्रोच जस्ट रिवर्स होती है टॉप डाउन अप्रोच की। हम सबसे पहले एक ऐसा स्टॉक पिक करते हैं जिसके फंडामेंटली हमें बाकी सभी कंपनीज के कंपेरिजन में बहुत अच्छे लगते हैं। उस कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है, उस सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी पे कि वो जो कंपनी है उस कंपनी का जो सेक्टर है वो किस इकोनॉमी के अंदर है, और वहाँ उस इकोनॉमी के अंदर वो इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो हो रही है, परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो जनरली होता क्या है कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसकी इंडस्ट्री, सेक्टर और इकोनॉमी को ग्रो होने का मस्ट नीड होता है। रीज़न कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी स्लोप पे साइकिल चला रहे हैं तो क्या आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है साइकिल चलाने के लिए? नहीं। बस ऐसे ही अगर कोई आपने कंपनी सिलेक्ट की है तो उसको ग्रोथ उसकी इंडस्ट्री और इकोनॉमी से मिल जाती है। ऐसा होता है टॉप डाउन अप्रोच में, बट बॉटम अप्रोच में ऐसा नहीं होता। बॉटम अप्रोच में हम स्टॉक्स पे ज़्यादा प्रिडिक्शन रखते हैं कि स्टॉक हमारा जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल हो, और हमें उस पर ज़्यादा भरोसा है कि वो टोटल ओवरऑल सेक्टर को, इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को आउट परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बट उस स्कूल के भी कभी कुछ बच्चे इंडस्ट्री टॉपर हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टेट टॉपर हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो देखते हैं कि यार कुछ स्टॉक्स इस तरीके से होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो अकेले भी आउट परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो ये थी दोनों टेक्निक्स जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कौन सी टेक्निक सही है या कौन सी गलत है, तो किसी भी टेक्निक को सही या गलत कहना यहाँ सही नहीं होगा। एक्चुअली में दोनों टेक्निक्स अपने आप में सही हैं। स्टॉक सिलेक्शन की जो टेक्निक है वो भी सही है, जिसमें आप पहले स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री और फिर इकोनॉमी पे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पहले इकोनॉमी को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्री और देन स्टॉक को। जनरली जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आपको तीनों एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग इकोनॉमी को नहीं समझना चाहते, उस सेक्टर को नहीं समझना चाहते,
डायरेक्टली स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टॉक्स को प्रेफर करने के लिए ऐसा नहीं केवल स्टॉक का एनालिसिस करने से आप एक अच्छे स्टॉक को सही प्राइस पे बाय कर पाएंगे। आपको तीनों एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। और स्टॉक मार्केट रिसर्च की इस सीरीज में हम यही समझने वाले हैं कि इकोनॉमी को किस तरीके से एनालाइज किया जाए, किसी सेक्टर को या इंडस्ट्री को किस तरीके से एनालाइज किया जाए, और किसी कंपनी को किस तरीके से एनालाइज किया जाए। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था आज हम पी रेशो के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं। तो आज मैं पी रेशो के बारे में भी कुछ आपको बताने वाला हूँ। पी रेशो जनरली किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन को हमें शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि किसी सेक्टर का पी रेशो 20 रुपीज़ चल रहा है, इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक निफ्टी का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी निफ्टी का पी जो है अप्रोक्सीमेट 21 रुपीज़ पे चल रहा है, और इसका शेयर प्राइस है, निफ्टी का शेयर प्राइस जो अभी आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट 17,000 रुपये के प्राइस पे। तो ये निफ्टी का 21 रुपीज़ का पी वैल्यूएशन कैसे आया? तो जनरली हम जब किसी भी शेयर प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तब हमें पता चलता है कि पी रेशो है क्या। तो पी रेशो एक्चुअल में वो रेशो है जो हमें ये बताता है कि जिस कंपनी को हम खरीदने वाले हैं और उस खरीदने के लिए हमें जितना पैसा उसको देना पड़ रहा है, वो कंपनी हमें साल भर में जो अर्निंग करके दे रही है, उस अर्निंग का कितना गुना पैसा हम उस शेयर को खरीदने के लिए दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक कंपनी अगर मुझे 100 रुपये साल भर में कमा के देती है, और उस कंपनी के लिए खरीदने के लिए, एक शेयर खरीदने के लिए मैं अगर 1000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, मीन्स कंपनी का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज़ और कंपनी का EPS है 100 रुपीज़, इन द सेंस 1000 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 10। तो कंपनी का पी वैल्यूएशन आया 10 रुपीज़। मीन्स उस शेयर को खरीदने के लिए मैं उस शेयर की, उस कंपनी की अर्निंग का 10 गुना ज़्यादा पैसा उसको दे रहा हूँ। तो क्या ये 10 गुना ज़्यादा पैसा देना वर्थ है? ये डिपेंड करता है उस कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे, उसकी आगे आने वाली फ्यूचर डिमांड्स पे, कि उसमें आगे कितनी डिमांड्स है, कितनी ग्रोथ है। अगर उसमें ज़्यादा ग्रोथ है तो 10 रुपये महंगे में भी मुझे उसको शेयर को खरीदना महंगा नहीं लगता, इसलिए मैं 10 गुना ज़्यादा पैसा देकर भी उस शेयर को खरीद लेता हूँ। कंपनीज का पी जनरली 10, 20, 50, 100 रुपये या 200 रुपये का भी हो सकता है। ये सभी डिपेंड करता है कि उस कंपनी के ग्रोथ पैरामीटर्स क्या हैं। इन सभी पैरामीटर्स पर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कितना पी वैल्यूएशन सही है या कितना गलत है। तो जनरली इस सभी सेक्टर्स के लिए अलग अलग होता है। आज मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर निफ्टी का पी वैल्यूएशन जनरली 20 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 20 रुपीज़ के नीचे का अगर पी वैल्यूएशन मुझे मिलता है तो मैं बोलूँगा कि मुझे सस्ता पी वैल्यूएशन मिल रहा है। और अगर मैं बोलूँगा कि यार 20 से 24 रुपये का पी वैल्यूएशन मुझे मिल रहा है, 20, 22, 23, 24 रुपये का, तो मैं बोलूँगा ऑन एन एवरेज पी वैल्यूएशन है। अगर मैं बोलूँगा 24 रुपये के ऊपर निफ्टी का पी चला गया है तो मैं बोलूँगा कि निफ्टी हो सकता है कि ओवरबॉट कंडीशन में हो, अब ये ज़्यादा महंगा मुझे लगता है। तो ये निफ्टी को जज करने का एक छोटा सा पैरामीटर हो गया। इसी तरीके से हर कंपनी को एनालाइज करने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि हर सेक्टर अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अलग है। आईटी सेक्टर को अगर मैं देखूंगा तो आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस अलग होगी, फार्मा की देखूंगा तो फार्मा की परफॉर्मेंस अलग होगी। वहीं अगर मैं बैंकिंग या ऑटोमोबाइल को देखूंगा तो उनकी परफॉर्मेंस अलग होगी, उनकी डिमांड्स अलग होगी। तो इस तरीके से जैसे ही सभी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस अलग अलग है, सभी की डिमांड अलग अलग है, तो उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होगी, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग होंगे। इसीलिए हर सेक्टर को मार्केट अलग अलग पी वैल्यूएशन देता है। इसलिए अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल आईटी की कोई कंपनी 30 रुपीज़ के पी पे मिल रही है, वहीं अगर मैं बोलूँ कि मुझे बैंकिंग की कोई कंपनी 20 रुपये के पी वैल्यू पे मिल रही है, तो क्या बैंकिंग का 20 रुपये वाला पी का शेयर अच्छा है या 30 रुपीज़ का आईटी वाला शेयर अच्छा है? तो ऐसा कंपैरिजन करना बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस अलग अलग होगी। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमें समझ में आना चाहिए कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जिसमें हमें समझ में आता है कि हमें इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी तीनों एनालिसिस करने पड़ेंगे। किसी एक के एनालिसिस करने से या पर्टिकुलर स्टॉक के एनालिसिस करने से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो आपको आज समझ में आया होगा कि पी वैल्यूएशन होता क्या है। पी वैल्यूएशन यह बताता है कि किसी कंपनी के एक शेयर को खरीदने के लिए उस कंपनी की एनुअल अर्निंग का कितना गुना पैसा आप देना चाह रहे हो, वो होता है मार्केट का पी वैल्यूएशन या किसी स्टॉक का पी वैल्यूएशन। पी वैल्यूएशन डिफरेंट हो सकता है अलग अलग स्टॉक्स और अलग अलग सेक्टर्स के केसेस में।
तो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी मार्केट उसको पीई वैल्यूएशन ज़्यादा देगा, जिसमें ग्रोथ कम होगी उसमें पीई वैल्यूएशन कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो कंपनीज फॉर एग्जांपल कुछ पीएसयू कंपनीज हैं जैसे गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस तरीके की ऐसी कंपनी जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में आपको पी वैल्यूएशन बहुत सस्ता मिलेगा। आपको हो सकता है 3 रुपये 4 रुपये या 5 रुपये के पी पे भी स्टॉक मिल जाए। वहीं सॉरी, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहां पर आपको पी वैल्यूएशन 20, 25, 40, 50 या 100 रुपये का भी मिल सकता है, क्योंकि आगे उन सेक्टर्स में ग्रोथ ज़्यादा है, उन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट उन्हें बहुत महंगे पीई पे भी खरीदने को तैयार हो जाता है। क्लियर है? तो ये था आज का मेरा पीई को समझाने का एक छोटा सा मोटिव था, जिसमें मैंने बॉटम अप और टॉप अप अप्रोच भी आपको बताई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इससे कोई चार्जेस नहीं होते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर करने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।